गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटर कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आशुतोष कुमार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आप सभी प्यारे 11th विद्यार्थियों को मैं आज पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, क्या क्या चीज़ आपको पीरियोडिक टेबल में जानना है, क्या क्या चीज़ आप पढ़ेंगे, वो सभी चीज़ें मैं आप लोग को क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो बहरहाल हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल दैट मीन्स एलिमेंट का एक टेबल है। पीरियोडिक टेबल दैट मीन्स द टेबल ऑफ एन एलिमेंट। कह सकते हैं, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं कि टेबल ऑफ एन एलिमेंट, टेबल ऑफ एन एलिमेंट। हर टेबल का अपना अपना एक होता है, जैसे डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम लोग भोजन को रखा जाता है, भोजन को परोसा जाता है, जहाँ अलग अलग भोजन को अलग अलग एक प्लेट में रखा जाता है। ठीक है, जिसे जिसकी ज़रूरत होती है वो उस चीज़ को वहाँ पे से चीज़ों को उठाकर उसको खाते हैं। तो हो गया डाइनिंग टेबल, जहाँ से हम भोजन को हम रखा जाता है अच्छे ढंग से। स्टडी टेबल, स्टडी टेबल वैसा टेबल जहाँ पर अपने आप स्टडी मटेरियल्स को क्या करते हैं, आप अरेंज करके रखते हैं। किताबों को किताब की जगह पे रखते हैं, कॉपी को कॉपी की जगह पे रखते हैं, कलम को कलम की जगह पे रखते हैं, पेंसिल और भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स को आप अलग से अरेंज करके रखते हैं। आप जिस किताब की ज़रूरत पड़ती है आप आसानी से किताब उठाते हैं और उस किताब को आप स्टडी कर लेते हैं। यानी स्टडी के टेबल पे आपने किताबों कॉपी को रखा और किताब कॉपी को भी आपने अलग अलग जगह पे रखा। अलग अलग जगह पे रखने के साथ साथ आपने जिस किताब की ज़रूरत थी, जिस की ज़रूरत थी, आपने उसका सिस्टमेटिक स्टडी किया। ठीक वैसा ही पीरियोडिक टेबल में, जो कि नाम है टेबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का टेबल है जहाँ पे एलिमेंट को सजाया जाता है, एलिमेंट को अरेंज किया जाता है। अब तो एलिमेंट तो सब एलिमेंट ही है भाई, वो तो बुक था, कॉपी था, पेंसिल था, तो आपने तो सबको अलग अलग कर दिया। अब एलिमेंट को कैसे हम करेंगे कि भाई एलिमेंट को कैसे हम अलग करेंगे, सब तो एलिमेंट ही है। तो कहता है एलिमेंट को, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक जगह रखा जाता है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक जगह रखा जाता है। अगर पता चल जाए कि सब का सब एलिमेंट मेटल ही है, सब का सब एलिमेंट मेटल ही है, क्लियर है, और सभी के वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या कहा अच्छे से, सभी का सभी एलिमेंट मेटल ही है और सभी के वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सभी एलिमेंट को कहाँ रखा जाएगा, एक ही वर्ग में रखा जाएगा, एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। उन सभी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या होगी, सिमिलर होगी। आया बात समझ में? अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और उसमें सभी एलिमेंट नॉन मेटल हैं, सभी को एक जगह रखा जाएगा। इससे यह पता चलता है कि वो मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वाला नॉन मेटल हो गया, एक वाला मेटल हो गया। ठीक है, और सभी का नेचर भी क्या होगा, एक जैसा ही होगा। ठीक है, कुछ मामलों में उनका नेचर चाहे तो कम होगा या ज़्यादा होगा। मान लो कोई एलिमेंट है, वो कुछ मामलों में ऐसे होंगे कि वो उनका कुछ नेचर क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिवली होगा या कुछ कम इफेक्टिव होगा। अगर हम बात करेंगे ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात करेंगे, तो जितने भी मेटल होंगे चाहे तो ज़्यादा ही अच्छा मेटल होंगे या फिर कम अच्छे मेटल होंगे, यानी ज़्यादा अच्छा मेटालिक होंगे और एक कम मेटालिक होंगे, यही चीज़ होगा। ज़्यादा रिएक्टिव होंगे या कम रिएक्टिव होंगे, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। कोई ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, कुछ थोड़ा देर से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे। किसी का इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को रिड्यूस नेचर करते हैं, यानी कोई ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, वो कम रिड्यूसिंग, लेकिन होंगे तो जरूर वो रिड्यूसिंग एजेंट, होंगे तो जरूर वो मेटालिक कैरेक्टर, होंगे तो जरूर उनमें रिएक्टिविटी नेचर शो करेगा। बात आ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाला एलिमेंट रिएक्टिव होगा ही नहीं भाई, रिएक्टिव चाहे तो कम होगा, नीचे वाला ज़्यादा होगा, लेकिन होगा तो जरूर। आ रहा है मेरा बात समझ में? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डेप्थ में इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं,
पीरियोडिक टेबल से करते हैं। हम आप लोगों को जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ऐसा फील होगा, कुछ केमिकल बॉन्डिंग के भी टिप्स आपके सामने यहाँ पर आएंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा थोड़ा चीज़ें का मिक्सचर जो है, मिक्सचर फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और पीरियोडिक टेबल बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेप्थ में समझना है, विथ रीजन समझना है, तो पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को बेहतरीन ढंग से पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल यानी बिना आप एलिमेंट को समझे एलिमेंट की स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये तो बात समझते हैं कि नहीं? अगर आप एक किचन में जो आपके घर में माँ खाना बनाती है, बहुत ही सुंदर खाना बनाती है, उन्हें खाना बनाने का आइडिया नहीं हो और उनसे आप पीछा कैसे कर पाएंगे कि वो खाना अच्छे से बनाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जितनी मांग होती है वो बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्हें खाना बनाने का चीज़ें का रहस्य जो है, तरीका जो है, वे जो है वो उनको खाना बनाने का तरीका मालूम है। अगर खाना बनाने का तरीका मालूम है तभी वो खाना को बेहतरीन ढंग से बनाते हैं, आपके सामने परोस के लाते हैं। ठीक वैसा ही एलिमेंट के बारे में अगर आपका समझ रहेगा तब आप एलिमेंट के अच्छे इन्फॉर्मेटिव बन सकते हैं, एलिमेंट के बारे में अच्छा आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और एलिमेंट की अच्छी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? पीरियोडिक टेबल को बारीक ढंग से समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने यहाँ पीरियोडिक टेबल लिखा, अब हम पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे डिफिनेशन को लिखते हैं। देखिए, एंड arrangement of an element in which elements are arranged in the increasing order of their atomic number, increasing order of their atomic number देन कर देते हैं। देन chemically similar elements are placed together is known as पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट में पीरियोडिक टेबल को हम लोग पीटी ही लिखते हैं। ठीक है, देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। एंड अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट, यानी हम तत्वों को क्या करते हैं? सजाते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट को सजाते हैं कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। ठीक है, देन केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। इससे क्या होता है? जो केमिकली सिमिलर एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? एक जगह क्या होते हैं? प्लेस्ड हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी को नाम किया जाता है पीरियोडिक टेबल। क्योंकि पीरियोडिक टेबल का मतलब ये है कि हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे, और सिस्टमेटिक स्टडी तभी करेंगे जब केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स क्या होंगे? एक जगह पे पाए जाएंगे। और केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स तभी एक जगह पाए जाएंगे जब एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में सजाएंगे। ठीक है, चलिए
ठीक है। देखिए कैसे हम सजाते हैं वो देखिए। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। आप जानते हैं पहला एलिमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन है। दूसरा एलिमेंट है हीलियम। फिर यहां से आइए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब फिर नियॉन जो ही खत्म हुआ तो फिर आपको देखो यहाँ से गिनो एटम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो ही खत्म हुआ तो आपको यहाँ पर फिर एक एलिमेंट आया एटम नंबर 11। अब देखिए यहाँ से ये जो सभी एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है, इन सभी का जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसा है। आखिर ये एक जैसा प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट मुझे एक जगह कैसे मिला? मुझे एक जैसा प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट अगर एक जैसा मिला है, एक जगह मिला है, उसका रीजन क्या है? लेफ्ट टू राइट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में बढ़ते गए तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट, सेम नेचर वाला एलिमेंट एक जगह इकट्ठा मिला। आया बात समझ में? इसी को तो कहते हैं पीरियोडिक टेबल। चलिए अब सवाल उठता है कि यहाँ पर हम कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर एलिमेंट क्या होता है, हम जो कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड कहलाता क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ये जो एलिमेंट होते हैं ये क्या होता है। देखिए हमारे पास तो पूरा एलिमेंट ही भी आएगा आपके पास। तो एलिमेंट पहले समझना है कि एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो सब्सटेंस एक प्रकार के पार्टिकल से, एक प्रकार के एटम से बने होते हैं। पार्टिकल कह सकते हैं, ज़्यादा चलेगा, एक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अगर आप किसी एलिमेंट को छेड़छाड़ कीजिएगा तो मान लीजिए कार्बन को छेड़छाड़ कीजिएगा तो कार्बन के अंदर जब आप जाइएगा तो कार्बन के ही एटम आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्बन के जब छेड़छाड़ कीजिएगा तो किसी दूसरे एटम उसमें आपको इन्वॉल्व दिखे मिलेंगे, उसमें कार्बन के ही एटम दिखेंगे। तो कार्बन में कार्बन के ही एटम मौजूद होते हैं, इसी कारण से क्या नाम देता है? एलिमेंट दिया जाता है। ठीक है। तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। क्या बोलेंगे? दैट प्योर सब्सटेंस, दैट प्योर सब्सटेंस which consist of only one type of atom, only one type of atom। इसमें एक ही प्रकार के एटम मौजूद हो, इसे नाम क्या देंगे? एलिमेंट देंगे। इसका नाम क्या देंगे आप लोग? एलिमेंट देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट की संख्या कितना है? 118 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 108 है। एक बात और, यही एलिमेंट जो होते हैं यही केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही एलिमेंट जो होते हैं यही केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एलिमेंट एक बात और याद रखेंगे, ठीक है? ये एलिमेंट जो हैं, आखिर ये एलिमेंट कैसे केमिकली कंबाइंड करते हैं? आखिर ये एलिमेंट जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एलिमेंट ही केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए तरीका। चाहे तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके करेंगे,
चाहे या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, चाहे या फिर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्यों करेंगे वो भी आपको हम बात बता रहे हैं, अभी आपको खुद पता चल जाएगा क्यों करेंगे, मैं आपको खुद बताऊंगा। नीचे 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 हम आपको पॉइंट्स दिखा देंगे क्यों ऐसा करते हैं। एलिमेंट्स undergo chemical combination, they chemically combine, undergo chemically combined because want to obtain want to obtain octet, in valence cell। जो बच्चा नहीं देख रहा है पक्का समझ में आएगा, सर जी एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसको वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्टेट चाहिए। ऑक्टेट का मतलब होता है बेटा, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये सभी क्या है? रास्ता है, ये वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का रास्ता है, वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का रास्ता है, जहां से इसे सीधे ये इस केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू इसको क्या मिल जाता है? बोलो जल्दी से। इसको क्या मिल जाता है? ऑक्टेट मिल जाता है। इसको क्या मिल जाता है? ऑक्टेट मिल जाता है, यानी मोक्ष का द्वार इसे मिल गया, इसे इसकी जीवन की शांति मिल गई, इसे लग गया कि अब हम रिलैक्स हो गए। आप बहुत चल रहे हैं और आपको चलने के बाद अगर आपको अपना मंजिल दिख जाता है, काफी परिश्रम करने के बाद आपको अपना मंजिल दिख जाता है, तो समझ जाते हैं कि हमको अपना मोक्ष का द्वार मिल गया। तो एलिमेंट का मोक्ष का द्वार क्या है? एलिमेंट का मोक्ष का द्वार क्या है? जल्दी बोलो। एलिमेंट का मोक्ष का द्वार है ऑक्टेट। एलिमेंट का मोक्ष का द्वार क्या है? ऑक्टेट। और इस मोक्ष का द्वार क्या है? पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोक्ष का द्वार कितना है? 3 है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मोक्ष का मतलब ऑक्टेट। मोक्ष का मतलब ऑक्टेट। पक्का? जैसे हम लोग के जीवन का मोक्ष का द्वार कहाँ है? भगवान के पास चले जाएंगे। नरक में जाएंगे तो मोक्ष का द्वार नहीं है, स्वर्ग में जाएंगे तो मोक्ष का द्वार है। अब पता नहीं कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, ये तो कर नहीं सकते सर, ठीक है, कोई जानता नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में आपको हम मोक्ष का द्वार दिखा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं अब हम लोग। मैं एग्जाम्पल देखो दे रहा हूं, देखो यहाँ पर सोडियम 11, मैग्नीशियम, 2 ही एलिमेंट लेते हैं, छोटा जगह है, 11 और 12। ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। लॉस गेन वाले को छोड़ देते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? आखिर कौन अपना इलेक्ट्रॉन देगा? आखिर कौन त्याग करेगा? किसमें त्याग की भावना ज्यादा है? तो भाई त्याग की भावना ज्यादा है हमारे मेटल में त्याग की भावना क्या है? बहुत ही ज्यादा है। तो एलिमेंट का पहला पार्ट याद रख लेना कि मेटल जो है वो हमेशा लॉस करेगा। अभी आपने एलिमेंट पढ़ा, अभी आपने एलिमेंट देखा, एलिमेंट 118 है। वो एलिमेंट में हमने बताया कि मोक्ष का द्वार लॉस, गेन और शेयर थ्रू
करेगा। 12वीं मोज का द्वार क्या है? ऑक्टेट है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी दैट मींस उसे मोज की प्राप्ति हो गई। अब आइए यहाँ पर, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? मेटल। मेटल ही वो ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। चलिए, अगर ये मेटल किसी को दे रहा है, अगर मेटल किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो लेने वाला कौन है? नन मेटल। अगर ये मेटल दे रहा है तो नन मेटल लेगा। अगर मेटल एक देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। चलिए, अब आते हैं शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलकर शेयर करेगा? क्या मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलकर शेयर करेगा? नहीं, मेटल तो खुद इलेक्ट्रॉन दे के वो उसको मिल चुका है। अब मेटल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, यानी दो चाहने वालों के बीच ही शेयरिंग होगी। जिसे तुम्हें भी जरूरत, उसे भी जरूरत। तो जरूरत किसको है? गेन कौन कर रहा है? जरूरत किसको है? नन मेटल को। तो नन मेटल और नन मेटल के बीच ही क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिखो यहां पे नन मेटल प्लस नन मेटल। अब देखो कौन कैसे, तो पता चला कि कौन क्या करेगा? मेटल क्या करेगा? लॉस करेगा। नन मेटल क्या करेगा? गेन करेगा। शेयर कौन करेगा? नन मेटल और नन मेटल करेगा। अब कहा है कि मेटल कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है, मेटल कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, देखना, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। अगर ये 1 2 3 संख्या दिख जाए, कहाँ? बाहर में। कहाँ दिख जाए मुझे? बाहर में। बाहर का मतलब क्या हो गया? वैलेंस सेल। बाहर का मतलब क्या हो गया? वैलेंस सेल। तो बाहर का मतलब हो गया वैलेंस सेल। या फिर कह दीजिए, क्या दीजिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, यानी हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इतना है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना है तो वो क्या करेगा? लॉस करेगा। आइए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में संख्या कितना होना चाहिए? 5, 6 और 7। 5, 6 और 7। चलो अब देखो, चेक करो। सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। तो भाई 11 है, 2 8 11, 2 8 2। यहां देखो 2 6 2 7। बताओ इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जनाब कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 1। ये जनाब कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अब देखो ये दोनों अगर अपना 1 और 2 लॉस कर दिया, इधर ही से दिखा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो इधर ये दोनों अगर लॉस कर दिया तो क्या इसको मिल गया मोच का द्वार? 8 मिल गया। यानी अब ये 1 2 नहीं अगर रहा तो इसके पास 8 मिल गया। और जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, उतना ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ यहाँ 6 है, इसे मोच का द्वार तक पहुंचने के लिए, तो मोच का द्वार बनता है ऑक्टेट। इसे मोच का द्वार तक पहुंचने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसे मोच का द्वार तक पहुंचने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, क्योंकि 8 चाहिए तो 1। तो अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? मांग रहा है, और मांगने के साथ इस पर चार्ज हो जाएगा निगेटिव, और ये देने के साथ इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस पर जितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा उतना ही इस पर निगेटिव आएगा, उतना ही इस पे निगेटिव आएगा। यानी 1 निगेटिव, यहाँ 2 निगेटिव। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ जाते हैं। तो जो नॉन मेटल अगर रहेंगे वो आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। जैसे मान लो हमने एक फ्लोरीन यहाँ पे ले लिया, एक फ्लोरीन लिया, और इस फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो दूसरे फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर का इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 होगा। अब देखो दोनों के पास 7 7 है,
दोनों का दोनों नॉन मेटल, दोनों को दोनों चाहिए मौज का द्वार यानी 8, मौज का द्वार यानी 8 है दोनों के पास 7। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, गेन तो नहीं कर सकते हैं। ये अगर ये फ्लोरीन गेन करेगा तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, तो गेन तो पॉसिबल है नहीं, दोनों नॉन मेटल है, तो आपस में क्या करेगा सर जी, शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग कितना का करेगा कि दोनों 8 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगी। यानी आपको एक यहाँ पर दोनों के बीच में एक लाइन, प्यारा सा कितना लाइन दिखेंगे, एक लाइन दिखेगा, इसी को नाम दिया जाता है शेयरिंग, और यही बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एलिमेंट का हो गया, मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम हटाते हैं, चलिए तो यहां से हमें दो चीज पता चला, एक हमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मिले, और एक हमें इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट मिले। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो मिले, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो हुआ वो आपका क्या हो गया, मेटल हो गया, और ये नॉन मेटल हो गया। अब किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज आएगा, यानी एलिमेंट पर जो चार्ज होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के बराबर होगा। यानी नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ऑब्लिक गेन। किसी एलिमेंट पे कितना चार्ज आ सकता है, तो वो चार्ज की संख्या क्या होगा, वो चार्ज की संख्या होगा वो जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा या गेन करेगा, और ही उसका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ चार्ज ही कहलाएगा। क्योंकि एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो चार्ज जो आएगा वही चार्ज में क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। आया बात समझ में? तो एलिमेंट में आप समझ गए मेटल कौन होगा और नॉन मेटल कौन होगा। अब आते हैं मेटल और मेटल, तो हम बारीकी से अच्छे से समझ गए। हाँ चलिए एक और जो बच्चे देख रहे हैं अच्छे से समझेंगे। हमने हर बच्चे के बताया मेटल की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, सिंपली आइडेंटिफिकेशन करना हो, देख के बताना हो। तो लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, अम होना चाहिए। लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, अम होना चाहिए। अगर लास्ट वर्ड अम है तो हमारा क्या होगा, मेटल होगा, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर। ठीक है, या फिर ऐसे बाकी बहुत से कुछ ऐसे मेटल है जहाँ पे अम लगा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी वो मेटल है, जैसे जिंक, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, एक आग और कोई हो तो देख लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही है। तो लास्ट वर्ड अगर अम लगा हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यूरेनियम, पैलेडियम, है ना, एरोवेडियम, सेलेनियम तो मेटल हो गया। ठीक है, ये स्टोंटियम, है ना, जितने भी हैं सभी, बैरियम, ये सभी क्या है, हमारे मेटल हैं। चलिए, तो मेटल आप समझ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं आराम से। चलिए अब आते हैं मेटलॉइड। इसकी संख्या नंबर कितने होते हैं, मेटलॉइड 8 होते हैं। कितनी मेटलॉइड की संख्या है, 8 है। कौन कौन है देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम और फ्लोनियम। ये हमारे 8 क्या है, मेटलॉइड हैं। अब मैं अभी धमाकेदार ट्रिक देने वाला हूँ आप लोगों को, धमाकेदार ट्रिक। आपको आराम से ये सभी मेटलॉइड आपको देखिए, आप लोग मेटलॉइड के एग्जांपल, नाइट्रोजन
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अभी ग्रुप में आपसे पूछ दे कि कहाँ मेटल है कहाँ नॉन मेटल है, भाई रटने का है, रटना नहीं है। देखो यहाँ पे बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सबसे टैलेंट और पॉपुलर है। क्या आपको ऐश्वर्या दिख रहा है और सब दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। एएस और एसबी, क्या एएस और एसबी, क्या एएस और एसबी इस लिस्ट में है? क्या एएस और एसबी इस लिस्ट में है? बिल्कुल है। तो भाई एएस और एसबी अगर इस लिस्ट में है तो क्या इसे हम मेटोलाइट बोल दें? क्या हम इसे मेटोलाइट बोल दें? मेटालॉइड। अब एक कंसेप्ट याद रखो बेटा, मेटालॉइड के ऊपर, मेटालॉइड के और ऊपर गया, या इसको हटा देते हैं, अच्छे से कर देते हैं। मान लो ये कंसेप्ट है, ये अगर मेरा मेटालॉइड है तो अपवर्ड जाएंगे और डाउनवर्ड जा सकते हैं। तो अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे मेटालॉइड के, अगर हम मेटालॉइड के डाउनवर्ड जाएंगे, अगर हम मेटालॉइड के डाउनवर्ड जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मेटल। मेटालॉइड के अपवर्ड जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? नॉन मेटल। क्या देखो, आर्सेनिक और एंटीमनी के डाउनवर्ड यानी नीचे है बिस्मथ, बिस्मथ क्या हो गया? मेटल। और अपवर्ड नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल। तो क्या मेटालॉइड के याद करने से क्या ग्रुप का मेटल नॉन मेटल हम पहचान सकते हैं? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। अब आइए इधर आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बालिका, सीता, गीता, देखिए यहाँ से सीता और गीता, सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से लिस्ट में है? मेटालॉइड के लिस्ट में है। सीता गीता कौन से लिस्ट में है? मेटालॉइड के। क्या सीता गीता यहाँ है? आप कहेंगे हाँ है। तो क्या सीता गीता मेरा क्या हो गया? क्या सीता गीता क्या है? सीता गीता मेटालॉइड है। अपन का कंसेप्ट क्या है? मेटालॉइड के ऊपर नॉन मेटल, मेटालॉइड के नीचे मेटल। अपन का कंसेप्ट यही है, इसको लगाओ। तो ये दोनों मेरा क्या मिला? मेटालॉइड के नीचे है, दैट मींस ये हमारा क्या है? मेटल। रटने का नहीं है, क्रिएटर में रटना नहीं है। कार्बन क्या होगा? नॉन मेटल। कार्बन क्या होगा? नॉन मेटल। किसी बच्चे को दिक्कत है तो आपको अगर मेटालॉइड मालूम है, भाई मेटालॉइड भी मैंने कहा आपको रटने के लिए दिया, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सबसे टैलेंट और पॉपुलर है, ये अगर आपको याद है तो मेटालॉइड के डाउनवर्ड मेटल, अपवर्ड नॉन मेटल। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।